नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। हिंदुस्तान हिंदू बहुल देश है, लेकिन यहाँ एक बड़ी आबादी मुसलमानों और ईसाइयों की भी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 95 करोड़ हिंदू और करीब 20 करोड़ मुस्लिम हैं। लेकिन एक बहस छिड़ी हुई आजकल कि देश में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और यही हाल ईसाइयों का भी कहा जाता है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ गए हैं। देश के 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदुओं की आबादी 3 से 38% तक सिमट गई है। सबसे खराब हाल जम्मू कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल में है। इन राज्यों में हिंदुओं की आबादी 2001 से 2011 के बीच 6% तक कम हुई है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि जिस तरह से मुस्लिमों को अल्पसंख्यकों का दर्जा आबादी के हिसाब से उन राज्यों में मिलता है जहां उनकी संख्या कम है, यानी माइनॉरिटी में है, उसी तरह हिंदुओं को भी उन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग उठ रही है, जहां हिंदुओं की आबादी लगातार घटती जा रही है। ऐसा मुद्दा है। अभी तो वैसे देश में गर्मी की आग लगी हुई है, महंगाई की आग लगी हुई है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, उससे लोग परेशान हैं। लेकिन ये भी एक ऐसा मुद्दा है कि अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक का मुद्दा। हालांकि संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का कोई मायने नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ हर एक को बराबरी का अधिकार है। ये मामला अब अदालत में चल रहा है और इसको अदालत में ले जाने वाले एक ऐसे शख्स हैं जो हिंदुस्तान की हर चीज़ को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। वो अदालत के सहारे से सरकारों को निर्देश दिलवाते हैं, सरकार को संविधान में, कानून में सुधार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब, हिंदुस्तान का एक ऐसा नाम जिसको लेकर चर्चा होती है सुप्रीम कोर्ट में भी, अदालतों में भी, और जज साहब को देखते हैं अच्छा फिर कोई नए मुद्दे पर आए हैं, और जो सरकारें हैं वो उनसे परेशान रहती हैं। अश्विनी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, देश पहले ही बहुत परेशान है, अब ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का क्या मामला है? पहले तो मुझे समझाइए, संविधान ने तो सबको बराबर का अधिकार दिया है, तो हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्यों कहते हैं? विजय जी, ये संविधान की कॉपी है जी, मैं आपके स्टूडियो में लेके आया हूँ जी, और जैसा आपका फ्रेम है वैसे ही इसी कलर का हमारा संविधान भी है जी। और ये मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन भी ले आया हूँ आपके स्टूडियो में। सर, पिटीशन आप सुप्रीम कोर्ट की एक लाए हैं, आपकी तो पूरी एक फाइल मुझे एक ट्रक भिजवाना पड़ता आपके लिए। हमारा ये कहना है कि जब संविधान का आर्टिकल 14 कहता है इस देश के सभी नागरिक समान हैं जी, आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, मजहब के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, बिल्कुल। आर्टिकल 16 कहता है हिंदू हो या मुसलमान सबको समान अवसर मिलेगा नौकरियों में। आर्टिकल 19 कहता है हिंदू हो या मुसलमान देश के सभी नागरिक किसी भी कोने पे जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं, अपना धंधा रोजगार शुरू कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, घर मकान बना सकते हैं। आर्टिकल 21 कहता है सबको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 25 कहता है सबको समान रूप से अपना रीति रिवाज मनाने का अधिकार है। आर्टिकल 26 कहता है सबको अपने अपने धार्मिक स्थानों के निर्माण का अधिकार है। आर्टिकल 27 कहता है न तो धर्म के आधार पर टैक्स लेना, न तो मजहब को देख के टैक्स खर्च करना। फिर भारत जैसे देश में अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जरूरत ही नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जरूरत पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान के सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार नहीं है, इक्वल सिटीजन राइट नहीं है, इक्वल ह्यूमन राइट नहीं है, इक्वल रिलीजियस राइट नहीं है। वहां जरूरत है। बांग्लादेश में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री की जरूरत है, क्योंकि वहां सभी नागरिकों को समान अधिकार नहीं मिला हुआ है। भारत में तो सब समान है। और 1992 में जब पहली बार बना है, ये नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, उसके पहले तक तो यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 1992 के ये कमीशन बनने के बाद क्या हुआ, कौन सा बदलाव आ गया? वास्तव में इस कमीशन बनने के बाद समाज में दरार बढ़ी है। लेकिन सर ऐसा मेरे को समझाइए, ये उल्टी गंगा नहीं बहा रहे आप? अभी तक तो ये बहस चल रही थी कि भाई मुसलमान जो हैं वो इतनी बड़ी आबादी है 20 करोड़, तो माइनॉरिटी का दर्जा ही खत्म करना चाहिए, इतनी बड़ी आबादी को माइनॉरिटी क्यों माना जाए? और अब आप जो 95% लोग हैं, 70% लोग हैं, 80% लोग हैं, उनको माइनॉरिटी में लाना चाहते हैं? नहीं जी, हमारी 2 प्रेयर है। हम कह रहे हैं इस देश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करो जी। नो माइनॉरिटी नो मेजॉरिटी, न माइनॉरिटी कमीशन, न माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री, सबका साथ सबका विकास, एक साथ सबको बराबर ट्रीटमेंट। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री सबका ध्यान रखेगी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सबके लिए है, नेशनल वीमेन कमीशन सबके लिए है। इसलिए अलग से कमीशन, अलग से मजहब के आधार पर मंत्रालय की जरूरत नहीं है, वो संविधान की भावना के खिलाफ है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है नहीं अलग से एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जरूरत है, अलग से माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत है, तो सबसे पहले आप माइनॉरिटी को डिफाइन करिए।
पहले माइनॉरिटी को डिफाइन करिए, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बनाइए और फिर राज्यवार आप देख लीजिए, या तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप चेक कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट हर जिले में कौन कौन अल्पसंख्यक कौन बहुसंख्यक वहां तय कर लीजिए, अदरवाइज आप स्टेट वाइज कर लीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2002 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने कहा था टीएमए पाई केस में राष्ट्रीय स्तर पर कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो ही नहीं सकता। लेकिन आप जरा देखिए तुष्टीकरण की राजनीति, 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रीय स्तर पर कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं होगा, और 2004 में यूपीए 1 में कानून बना माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट, अल्पसंख्यकों के स्कूल के लिए अलग से कानून बना दिया गया। 2005 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कोई नहीं होगा, आप इसको खत्म करिए, और 2006 में एक अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना दिया गया। विजय जी, मेरा आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बहुत कुछ कवर किया जी, ये बताइए क्या जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय 2006 में बना उसके पहले मुस्लिम्स का या अल्पसंख्यकों को कल्याण नहीं हो रहा था? चर्चा करता हूं मैं। हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो नई विधानसभा बनी है उसमें बोल रहे हैं, पहली बार उनका मुख्यमंत्री के तौर पर ये भाषण हो रहा है। देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आपके पास डिबेट के लिए आते हैं, चर्चा शुरू आगे करेंगे। और फिर इस पीठ पर एक अनुभवी सदस्य का चयन सर्वानुमति से हो, यह अत्यंत सुखद की अनुभूति कराता है। और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी, और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से झुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। लेकिन यह भारत में ही संभव हो सकता है, और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हों, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए क्यों न हो, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और आज आपका सर्वानुमति से यहां पर चयन हुआ है, तो सचमुच भारत की उन मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत करता है और भी पुष्ट करता है। मैं इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े हुए अपने सभी माननीय जो नेतागण हैं, नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के अपने नेताओं के साथ साथ नवनिर्वाचित सभी माननीय सदस्यों को भी मैं हृदय से उनके चुनाव के लिए और आपके चुनाव के लिए भी मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। अध्यक्ष जी, जब हम लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करते हैं तो इस विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी का नाम आता है। उन जैसे मनुष्यों ने इस सदन की गरिमा को, इसके उच्च संसदीय मर्यादाओं और मानदंडों को स्थापित करने का कार्य किया था। और इसके बाद से श्री आत्माराम गोविंद खेर जी ने 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को सुशोभित किया। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने 3 बार। उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा में नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी लोगों का स्वागत और धन्यवाद अदा कर रहे थे कि राजनीति में, लोकतंत्र की राजनीति में लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति की जरूरत होती है।
अश्विनी जी, उन्होंने एक बात कही कि अभी चुनाव में मिसाइलें चल रही थी एक तरफ से दूसरी तरफ से सबके लिए, और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी चर्चा हुई अब्बा जान की, चचा जान की और ये सब, और फिर आप सब लोग साथ बैठे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि हिंदुस्तान में सब लोग एक साथ रह सकते हैं? कि क्यों आप इसको झगड़े को बढ़ाना चाहते हैं? अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ये सब लोग तो साथ हैं। योगी जी भी कह रहे हैं कि सब साथ हैं। हाँ, यही तो हम खत्म करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सब लोग साथ हैं, सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका प्रयास हो, सबका विश्वास हो जी। उसके लिए जरूरी है जो ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की जो बीच में खाई डाल दी गई है जी। इस खाई को खत्म कर दिया जाए। अदरवाइज खाई को परिभाषित कर दिया जाए कि भाई ठीक है, ये लोग योग्य हैं, ये लोग अयोग्य हैं। विजय जी, लद्दाख में 1% हिंदू बचा हुआ है, वो अल्पसंख्यक का लाभ न मिले, जो कम्युनिटी वहाँ 50% और 44% है उसको लाभ मिले। मुस्लिम्स वहाँ 44% है लद्दाख में, और बौद्ध वहाँ 50% है, वो अल्पसंख्यक का लाभ लें, और 1% बेचारा जो हिंदू है वो लाभ न ले, तो ये तो नाइंसाफी हो गई, ये तो गैर संवैधानिक हो गया। लक्षद्वीप में हिंदू 2% बचे हुए जी, उनको अल्पसंख्यक का लाभ न मिले, 97% जो मुस्लिम्स हैं उनको अल्पसंख्यक का लाभ मिले, तो ये तो गैर संवैधानिक हो गया। मिजोरम में हिंदू 2% बचे हुए हैं, उनको अल्पसंख्यक का लाभ न मिले, क्रिश्चियंस वहाँ मेजॉरिटी में है, वो अल्पसंख्यक कहलाएं, तो ये भी गलत है। आप मुझे समझाइए, आप विसंगति के खिलाफ हैं, ये जो नाइंसाफी है कि भाई छोटे स्टेट वाइज होना चाहिए, या आप चाहते ही नहीं है कि ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का दर्जा जो है वो बना रहे? मेरी दोनों प्रेयर है। मेरी प्रेयर ए है अल्पसंख्यक, नो अल्पसंख्यक। आप चाहते क्या हैं? हम कह रहे हैं दोनों चाहते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक खत्म हो, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय खत्म हो, अल्पसंख्यक आयोग खत्म हो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है, नेशनल विमेन कमीशन का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री सबके लिए है। इसलिए इस देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नाम का शब्द ही नहीं होना चाहिए। सर, आपने मनमोहन सिंह जी का जिक्र किया, नरसिम्हा राव का जिक्र किया, लेकिन मैंने तो देखा जो मौजूदा सरकार है उसके दोनों कार्यकाल में अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़ा है, और आप दिन भर चर्चा करते कि हमने वजीफे बढ़ा दिए अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिमों के लिए, ये सारा काम किया। और वैसे भी ऐसा माना जाता है अश्विनी जी कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो बहुसंख्यक है, जो मेजॉरिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो माइनॉरिटी के हकों की सुरक्षा का ध्यान रखे। हाँ, ये संविधान सभा में भी 1947 में चर्चा हुई थी विजय जी। उसके बाद ये तय हुआ था कि मजहब के आधार पे यहाँ कोई योजना नहीं होगी, मजहब के आधार पे कोई किसी तरीके कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई कमीशन नहीं होगा। ये संविधान सभा में चर्चा हो चुकी है। उसके बावजूद 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन कानून बना दिया, 2006 में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बना दिया, 2004 में बना दिया, 2006 में आके माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दी। हम इसके खिलाफ हैं। हम तो कह रहे हैं गरीब जो भी है, हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई, गरीब का मजहब मत देखिए, गरीब को आप सब कुछ दीजिए। गरीबी का पैमाना तय है, बीपीएल का आइडेंटिफाई करने का तरीका है। जो लोग बीपीएल हैं आप उनको उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकालिए, जो करना है करिए, लेकिन उसमें फिर हिंदू के नाम पे, वो मुस्लिम्स के नाम पे, पारसी के नाम पे। मैं आपसे पूछता हूँ, इस देश में सबसे कम मात्रा में यहूदी हैं जी। यहूदियों को न केंद्र अल्पसंख्यक का दर्जा देता है, न अल्पसंख्यक का दर्जा देता है। यहूदी बेचारे इतने सीधे हैं, इतने मेहनती हैं, ईमानदार, चूंकि वो वोट बैंक नहीं है इसलिए यहूदियों को कोई नाम लेवा नहीं है। बहाई है इस देश में, वो उससे भी कम है। तो ऐसे इस देश में बहुत सारे ऐसे पंथ हैं, बहाई पंथ है, यहूदी हैं, वो नगण्य संख्या में है। कहीं किसी राज्य में 1000, किसी राज्य में 2000। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन बताइए जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आज मैं जो खबर पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये बोला कि भाई हम इसके खिलाफ नहीं है, राज्य स्तर पे भी माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है जी। और जो प्ली कर रहे हैं सरकार की तरफ से, उनको पता भी नहीं है कि सरकार क्या कह रही है। ये उसकी सीरियसनेस है सरकार की? नहीं, वो सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि हम जो रिप्लाई है माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की, उसको हम पढ़ के नहीं आए जी। विषय केवल इतना है। तो इसका मतलब सरकार सिंसियर नहीं है क्या? ऐसा नहीं समझते आप कि सॉलिसिटर जनरल जिस केस को प्ली कर रहे हैं उनके पास सरकार के रिप्लाई को या तो पढ़ने का वक्त नहीं है या जानकारी नहीं मिली है, क्या है? देखिए, 10 मई को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। हम अपनी तरफ से फाइनल हियरिंग के लिए तैयार हैं। हमारा ये कहना है कि आप माइनॉरिटी को या तो आप माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करो, अदरवाइज आइडेंटिफाई करो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बंगाल में जहां पे मुस्लिम्स 28% हैं, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा कैसे मिल सकता है? बिहार में मुस्लिम्स 18% है, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा कैसे मिल सकता है? यूपी में मुस्लिम 20% है, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा कैसे मिल सकता है? असम में मुस्लिम 35% है, उनको अल्पसंख्यक कैसे मानेंगे? लद्दाख में मुस्लिम 44% है, वो कैसे अल्पसंख्यक हो जाएंगे?
कश्मीर में 96% मुस्लिम है, वो अल्पसंख्यक तो नहीं हो ठीक है, सकते। तो इसलिए कह रहा हूँ राज्यवार, मतलब आप समझ रहे हैं कि देश के हिसाब के बजाय राज्यों के हिसाब से हो। फिर अगली मांग आपकी होगी कि जिलों के हिसाब से भी हो, क्योंकि अभी जिलों की भी बहुत चर्चा होती है जब चुनाव होते हैं कि नहीं इन नहीं, जिलों में हम तो कह रहे हैं कि आप चलिए इस पर चर्चा करेंगे न सर। रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री खत्म कर दो। ठीक है, जो इस पर जो जन कल्याण मैं आपके योजना पास है आता गरीबी हूं। के आधार पे करो, खत्म बात हो जी, गई। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अंसार रजा साहब भी जुड़ गए। रजा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 पर। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ वकील और विद्वान अश्विनी उपाध्याय साहब जुड़े हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का दर्जा खत्म कर दिया जाए, क्योंकि संविधान में सबको बराबरी का हक है। आप इससे सहमत हैं? इसमें क्या बुरा है? देखिए जनाब, ऐसा है जी अश्विनी उपाध्याय बहुत अच्छे वकील हैं, जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बीजेपी के लीडर हैं। जी इनकी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये है कि ईसाइयों को और मुसलमानों को जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी ना मिले। जी। इनकी प्रॉब्लम ये है, हर मुसलमान के मुद्दे पर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, हर मुसलमान के मुद्दे पर ये हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अश्विनी जी, अगर आप अपील दायर करते हैं तो मेरी तरफ से एक अपील दायर कीजिए ना कि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, भाजपा का प्रचार क्यों करता है वो? आप जाइए ना कोर्ट में, इस पे फैसला करवाइए ना सर, ये तो पहले से चलता आ रहा है। आपको किसने रोका हुआ है? भाजपा आपको किसने रोका है? सर, तो पहले से तो ये चलता आ रहा है ना। मैं कह रहा हूं, देखिए, बहस करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। अंसार जी, अंसार जी, आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं बोला। आइए जी, आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल आप नहीं बोला बोलिए। 20 मिनट तक। जी आप हमारी बात सुनिए। जी अब ये बताइए मुझे कि जब प्रधानमंत्री सबका है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है, तो पूरे साल वो भाजपा का प्रचार क्यों करते रहते हैं? मन की बात करेंगे तो भाजपा का प्रचार, चुनाव प्रचार में प्राइम मिनिस्टर होकर के सारे प्रोटोकॉल लेकर के, या तो आप प्रोटोकॉल रख दीजिए, फिर आप बीजेपी का प्रचार करने के लिए जाइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 9 प्रदेशों में अगर मुसलमानों हिंदुओं की तादाद कम हुई है तो इसमें मुसलमानों और ईसाइयों का क्या दोष है? हमने क्या उनको नहीं भगाया नहीं, है बात वहाँ दोष से? की नहीं है। या अंसार साहब, मैं बेरोजगारी की वजह से भागे हैं वो? आपसे भी यही सवाल जानना चाहता हूं कि जो अश्विनी जी ने सवाल खड़ा किया है कि क्या एक सवाल है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो मसला है वो खत्म कर दिया जाए, क्योंकि संविधान में सबको बराबरी का दर्जा है, पहली बात। या फिर जो राज्य है जहां पर अल्पसंख्यक हैं, कोई भी हिंदू हैं या कोई और हैं, तो उनको भी अल्पसंख्यकों का दर्जा मिल जाए, उनको फायदा मिले। इसमें क्या दिक्कत है? दोनों में से किस चीज पे आप परेशान हैं? मैं किसी चीज़ पे परेशान नहीं हूँ, ना भाजपा की किसी बात पे हम परेशान होते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो SC SC इन सब लोगों को जो फैसिलिटी मिल रही है उस पर भी तो बात कीजिए ना। जी जिनके करोड़ों रुपए जिनके पास रखे हैं उनको ST SC का सब कुछ मिल रहा है। सच्चर कमेटी हमें मिला क्या है? अल्पसंख्यक के नाम पे सच्चर कमेटी, सच्चर रिपोर्ट मिली जिसमें 13,000 खानदान ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं, उससे भी छीनना चाह रहे हैं ये। इनकी प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान इन्हें खटक रहा है। अब ये चाह रहे हैं कि मुसलमान देश के बाहर चला जाए, इनके पास कुछ ना रहे। माइनॉरिटी का जो मसला आता है तो मुसलमानों का मसला आता है, अल्पसंख्यक का मसला आता है तो मुसलमानों का मसला आता है। इनको तकलीफ इस बात की है कि मुसलमानों को ये फैसिलिटी, पहली बात तो कुछ मिल नहीं रहा है, पहली बात तो कुछ मिल नहीं रहा है, और जो कुछ मिल रहा है वो भी छीनना चाह रहे हैं। अब इन्होंने लद्दाख का जिक्र किया, लद्दाख का जिक्र किया। अश्विनी जी से जवाब ले लेते हैं। अंसार साहब, आपको अंसार रजा जी बहुत जी सामाजिक रूप से प्रभावी व्यक्ति जी। हैं। तो मेरा ये कहना है, अगर आपको कहीं इनजस्टिस लगता है अंसार जी, तो आप आइए सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपका वकालत कर दूंगा, आपके नाम पे वकालतनामा फाइल कर दूंगा। आप ये चाहते हैं कि भारत की जितनी समस्याओं का सारा मैं ही कर दूं, एक व्यक्ति नहीं कर सकता ना, इसलिए आप भी आइए। और वकीलों की कमी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। आप तो मुसलमानों के पीछे पड़े हैं ना। मुसलमानों पीछे नहीं पड़े, आप तो मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। मैं आपको बताता हूँ जितने आप अपना रिकॉर्ड उठा करके देखिए। मैं बता रहा हूँ, आप अपना रिकॉर्ड उठा अब आप 2 मिनट PIR आप 2 मिनट ध्यान से सुनिए। मुसलमानों के खिलाफ आप केवल 2 मिनट बीच में टोकिएगा मत। मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा मुस्लिम्स के लिए काम करने वाला, सबसे ज्यादा मुस्लिम्स के लिए काम करने वाला मैं हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मुस्लिम बहन सबको शादी की उम्र बराबर हो, ये मेरी जो PIL है जब सक्सेस हो जाएगी उसका फायदा हिंदुओं को नहीं मिलेगा, मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। सबको गुजारा भत्ता मिले, जब ये हमारी PIL सक्सेस हो जाएगी उसका फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। सबको प्रॉपर्टी का इक्वल राइट मिले, इसका फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून का फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा।
कॉमन एजुकेशन का फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। तो कायदे ट्रिपल तलाक का पहला पिटिशनर मैं था, उसका फायदा किसको मिल रहा है? मुस्लिम बेटियों को मिल रहा है। बहुविवाह खत्म हो जाए, एक पति एक पत्नी का नियम चालू हो जाए, मेरी पीआईएल है। जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा किसको फायदा होगा? मुस्लिम बेटियों को। मेरी सारी की सारी, मेरी कम से कम 25 पीआईएल ऐसी है जिसको आप इस्लाम विरोधी बता रहे हो, वास्तव में वो इस्लाम के सबसे हित में है, वो मुस्लिम बहन बेटियों के लिए जरूरी है। मुस्लिम बहन बेटियां दो चीजों से परेशान हैं, एक पर्सनल लॉ से, दूसरा जनसंख्या विस्फोट से। हमने दोनों का इंतजाम किया हुआ है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए पीआईएल फाइल किया है और पर्सनल लॉ खत्म हो, कॉमन सिविल कोड लागू हो, उसके लिए किया हुआ है। तो इसका फायदा हिंदुओं को नहीं होना है। वहां तो ऑलरेडी हम दो हमारे दो लागू कर रहे हैं। हमारी पीआईएल का जो सबसे ज्यादा फायदा होगा उन बेटियों को होगा जिनको फोर्स करके अश्विनी जी, बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया जाता है। 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे पैदा कराए जाते हैं। अश्विनी जी, आप बड़े वकील हैं इसलिए आप तर्क तो दे सकते हैं, लेकिन जितने पॉइंट्स आपने गिनाए उससे ऐसा लगता है कि आपकी सारी चिंता मुसलमानों को लेकर है। ये काम उनके जो धर्म के जो लोग हैं या जो सोच रहे हैं, समाज के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं, क्योंकि इस तरह से आप निशाना बना रहे हैं। आप जनसंख्या नियंत्रण को मुसलमानों के साथ जोड़ रहे हैं। नहीं। एक गलत तरीके का परसेप्शन बना रहे हैं कि मुसलमान ही सारी देश की आबादी बढ़ा रहे हैं। फिर पॉलीगैमी की बात कर रहे हैं, तो पॉलीगैमी मैं आपको जी, मैं अंसार भाई 2 मिनट और मैं ये कह रहा हूं, इस देश में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से अल्पसंख्यक कल्याण होना होता तो हो गया होता। एक जनसंख्या नियंत्रण का मंत्रालय बना दिया जाए। मैं कह रहा हूं अगले 15 साल के अंदर अल्पसंख्यक कल्याण हो जाएगा। जिस दिन हमने जनसंख्या नियंत्रण सरकार से मिलकर सीधे अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म करवा दीजिए ना। अंसार साहब से क्या नाराजगी है? तो हम तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। भाई आप हमारा भारत के नागरिक होने के नाते और एक वकील होने के नाते मेरा फंडामेंटल राइट थोड़ी छीन सकते हैं जी। मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं बहन बेटियों के लिए काम करता हूँ और किसी के लिए नहीं। मैं पुरुषों के लिए कोई पीआईएल नहीं फेल करता। मेरी सारी की सारी पीआईएल बहन बेटियों के लिए है, चाहे वो ट्रिपल तलाक की पीआईएल हो, चाहे हलाला की हो, मुताह मिस्यार की हो, बहुविवाह की हो, या जितनी इस तरीके की मेरी पीआईएल है, सारी की सारी हम बहन बेटियों के लिए करते हैं। मैं जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करता हूं, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए काम करता हूं। अंसार भाई, मैं आपको अपनी लिस्ट भेज दूंगा। अंसार साहब 125 पीआईएल हैं, उसमें आधी से ज्यादा पीआईएल बहन बेटियों के लिए। अंसार साहब जी, आप कुछ कहना चाहते हैं अश्विनी जी की बात पर? ऐसा है जी, मैं नहीं, इनकी बात पे तो ठीक है, चूंकि बड़े अधिवक्ता हैं तो ये तो सारा काम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि ये हमारे पाले में आ जाए ना। जब सारा काम मुसलमानों के लिए करना है तो हमारे पाले में आ जाए। हम तो आपके पाले में कह रहे हैं। नहीं अंसार भाई, हम आपकी घर नहीं, वो हमारे पाले में नहीं है, वो भाजपा के पाले में। हम आपकी घर वापसी भी कराएंगे। नहीं, हम घर वापसी करेंगे भी नहीं। हम घर वापसी करेंगे। सीरियस नोट पर सर कह रहे हैं अंसार साहब, आप बताइए कि अगर हम तो इनसे इतना कह रहे हैं कि अश्विनी जी, अगर आप इतनी भलाई के लिए कर रहे हैं, मुसलमानों की भलाई कर रहे हैं, आप मुसलमानों की भलाई मत सोचिए, आप देश की भलाई सोचिए। आप तो एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर भाजपा का प्रचार, चाहे जिसका प्राइम मिनिस्टर हो, वो बीजेपी का प्रचार, वो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करेगा, वो देश के लिए करेगा। ये अलग देश के प्रधानमंत्री। अंसार साहब थोड़ा सा सीरियस विषय पर, अलग इशू नहीं है सर, ये इलेक्शन रिफॉर्म का विषय है, किसी और दिन चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आप बताइए अंसार साहब, अभी वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म होना चाहिए कि नहीं? बस एक लाइन का, क्योंकि समय मेरे पास नहीं है। आप इस डिबेट पर यहाँ पर आज चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि क्या आप समझते हैं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का दर्जा खत्म हो जाना चाहिए? नहीं खत्म होना चाहिए सर, नहीं खत्म होना चाहिए। अल्पसंख्यक परिभाषित नहीं खत्म होना चाहिए सर। राज्यवार आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सर होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। कितने परसेंट को माइनॉरिटी मानना चाहिए? 5% को 10%? सुप्रीम कोर्ट देखेगा ना, वो हम नहीं तय करेंगे सर, वो हम नहीं तय करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ठीक है, तो मतलब एक विषय पर तो अंसार साहब और अश्विनी जी एक साथ हैं। हाँ। कि कम से कम अल्पसंख्यक के दर्जे को, उसको डिफाइन करने का काम हो। ये बड़ी चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट इस पर चर्चा कर रहा है, सरकार भी इसको देख रही है। हालांकि ये मुद्दा जो है अश्विनी जी के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड तक भी जा रहा है, मुसलमानों और अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों, लेकिन उस पर फिर चर्चा करेंगे। अभी वक्त कम है, वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बने। न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप हमारे साथ बने रहिए।